नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट पेज नंबर पे विच इज पेज नंबर 46। तो यहाँ पे बाकी गण का कॉन्टिन्यूएशन है। लास्ट हमने क्या देखा था, अंबष्ठादि और प्रियंगवादी गण किसमें थे, पक्वातिसार नाशक थे। प्रियंगवादी अंबष्ठादि किसमें थे, पक्वातिसार नाशक थे। हमने देखा था गुरुच्यादि वर्ग सरोजल देखा था। अभी क्या है नेक्स्ट पेज में, एलादी गण के बारे में दिया है। एलादी गण हमारा कैसा होता है, विषनाशक ही होता है, वर्ण प्रसादक ही होता है। वर्ण के लिए बहुत अच्छा है एला। कंडु पीढ़ी का कोठनाशन भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट है त्रपवादी गण। त्रपवादी गण इसमें क्या है, वंग इसमें पड़ा है, बाकी इसमें टोटल 7 धातुएं पड़ी हैं। इसको शर्करा नाशक कहा है और गर कृमि हर भी कहा है। नेक्स्ट इज उष्णकादिगण, शुड बी सॉरी मुष्कादिगण है। मुष्कादिगण शर्करा नाशक है। उष्णकादिगण जो है वो कैसा है, अश्मरी शर्करा मूत्रकृच नाशक है। ठीक है, इसकी तरह का हमने कौन सा देखा था, वीर तरवादी गण देखा था। तो वीर को क्या था, वीर को ब्लैडर वाले डिसऑर्डर्स थे। देखो वीर तरवादी गण मूत्रकृच अश्मरी शर्करा नाशक। इसी की तरह हमारा ये क्या रहा है, उष्णकादिगण भी कैसा है, अश्मरी शर्करा मूत्रकृच नाशक कहा गया है। आम्लक्यादिगण कैसा है, नेत्र रोग नाशक है। और सुस्सादिगण कैसा है, प्रतिशय का श्वास नाशक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था, अभी हमने इसको दोबारा से देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आचार्य सुश्रुत ने कुछ विशिष्ट मात्राएं दी हैं। अभी हम इसको कंप्लीट करके आए हैं सुश्रुत सूत्र स्थान से। तो ये किसके लिए मात्राएं दी है, मध्यम बल व्याधि और मध्यम बल की रोगी के लिए दी है। ठीक, उसमें क्या है, क्वाथ की मात्रा कितनी पड़ी थी हमने, 1 अंजलि पड़ी थी। हम अंजलि कैसे बनाते हैं, दोनों हाथों को जोड़ के बनाते हैं अंजलि। ठीक है, तो हमने कितनी पड़ी थी क्वाथ की मात्रा, 1 अंजलि। 1 अंजलि में ही लिक्विड आएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से हमने उसको किया था। 1 अंजलि में हमारा लिक्विड आएगा तो ये क्वाथ की मात्रा कितनी होगी, 1 अंजलि विच इज इक्वल टू 4 पल। चूर्ण की मात्रा कितनी होती है, विडाल पदक होती है, 1 विडाल पदक विच इज 1 कर्ष। और कल्क की मात्रा कितनी होती है, 1 कर्ष के बराबर कल्क की मात्रा होती है, 1 अक्ष या 1 कर्ष। तो क्या क्या हो गया, क्वाथ की मात्रा 1 अंजलि, चूर्ण कितना, विडाल पदक के बराबर, और कल्क कितना, अक्ष मात्रा कल्क लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्मानुसार महाभूत प्राधान्य इन्होंने बताया है, ये भी हम कंप्लीट करके आए हैं। जो द्रव्य गुण वाला पोर्शन था, उसके बाद पंचकर्म वाला पोर्शन हमारा सुश्रुत में शुरू हुआ है। तो विरेचन के लिए क्या कहा है, पृथ्वी और जल जो है उसमें प्रधान रहते हैं। और वमन में कौन से महाभूत प्रधान रहते हैं, वायु, अग्नि और आकाश महाभूत प्रधान रहते हैं। संशमन द्रव्य में हमने पढ़ा भी था, क्वेश्चन भी मैंने आपको डाला था, तो उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है। इसमें क्या मृदु गुण भी रहता है। ठीक है, और हमारा जो संग्राही द्रव्य है उसमें क्या प्रधान रहता है, वायु महाभूत जो है संग्राही में प्रधान रहता है। अच्छा, शारंगधर कहते हैं, उन्होंने ग्राही टर्म दी है, ग्राही में तेज महाभूत की प्रधानता बताई है। दीपन कर्म में कौन प्रधान रहेगा, अग्नि महाभूत प्रधान रहेगा ऑब्वियसली। और लेखन के लिए हमने क्या पढ़ा था, अनिल अनल पढ़ा था, तो वायु और अग्नि महाभूत इसमें प्रधान है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे दिया था। तो अनल और अनिल जो है ये प्रधान वहां पे बताया है, किसके लिए, लेखन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार विरेचन में श्रेष्ठ कौन सा वाला पार्ट किसका है। ठीक है, वो वहां पे बताया हुआ है इन्होंने। तो क्या लिखा है, मूल किसका श्रेष्ठ है, अरुण त्रिवृत का। ठीक है, किस त्रिवृत का, अरुण त्रिवृत का मूल श्रेष्ठ है। फल में हम क्या यूज करते हैं, हरित की यूज करते हैं। दुग्ध में स्नूही का क्षीर हम यूज करते हैं। त्वक में तिलवक की त्वक। ठीक है, तिलवक की त्वक ये इजीली निकल जाएगा। तैल में एरंड तैल देते हैं, तो तैल में एरंड इज बेस्ट। स्वरस की बात करते हैं तो स्वरस में कार्वेलक इज बेस्ट। ठीक है, तो याद रहेगा, मूल में त्रिवृत का मूल हम यूज करते हैं, फल में हरित की, दुग्ध या क्षीर में स्नूही क्षीर, और त्वक में तिलवक, तैल में एरंड, और स्वरस किसका, कार्वेलक का स्वरस जो है वो विरेचनार्थ श्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ग्राह्य जल, कहाँ कहाँ का पानी जो है हमें पीना है। तो ये अलग अलग ऋतुओं के अनुसार आचार्य सुश्रुत ने बताया है। हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 45 चैप्टर में इसको देखेंगे। तो वहां पे क्या कहा है, बसंत और ग्रीष्म में हम कैसा पानी, कहाँ का पानी पी रहे हैं, कुएं और झरने का जल वहां पे पीने के लिए कहा है। ठीक है, झरने को क्या कहते हैं, प्रास्रवण, प्रास्रवण कहते हैं। ठीक है, तो कुएं और झरने का जो है जल बसंत और ग्रीष्म ऋतु में पीने के लिए कहा है, क्योंकि क्लीन रहेंगे ये दोनों। प्राकृत ऋतु आती है, प्राकृत ऋतु किसके बीच में आती है, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में आती है, या चाहे सुश्रुत ने कहा है। तो इसमें कौन सा पानी पीना है, चौंटे का पानी पीना है, चौंटे का पानी पीने के लिए कहा है।
वर्षा ऋतु में देखो सब कुछ कैसा हो जाता है, अम्ल भाव का हो जाता है, ठीक है। सब कुछ पानी के साथ बहेगा तो हम नीचे वाला पानी तो नहीं पियेंगे, या तो हम कैसा पियेंगे, आंतरिक जल पियेंगे, या तो जो नेचुरली अंदर जमीन से उद्भिद जल आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम पियेंगे। इस समय हम झरने का पानी जो है नहीं पियेंगे। तो आंतरिक और उद्भिद जल को यहाँ पे कहा है, लेने के लिए कहा है। शरद ऋतु में क्या होता था, शरद ऋतु में हंसोदक जो है सब हमारा जो हंसोदक की बात की थी, और क्या कहा था कि शरद ऋतु में जो है जल कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो सारे जल यहाँ पे ग्राही हैं। हेमंत ऋतु में कैसा जल पीना है, सरोवर का जल ग्राही यहाँ पे कहा गया है, ठीक। हेमंत में सारस तडागम व इस तरह से टर्म वहां पे आई है। तो हेमंत में कौन सा जल पीना है, सरोवर का जल पीना है। नेक्स्ट देखो, मध्य अतिरेक के बारे में यहाँ पे क्रम बताया है, मध्य अतिरेक का क्रम जो है बताया है कि किसको जो है मध्य जल्दी चढ़ जाता है, मध्य जो नशा है मध्य का, वो किसको जल्दी सबसे जल्दी चढ़ता है। तो सबसे कम जो है कफ प्रकृति वाले को चढ़ेगा, उसके बाद वात प्रकृति वाले को चढ़ेगा, और पित्त प्रकृति वाले को शीघ्रतम जो है मध्य अतिरेक हो जाता है, क्योंकि उसका प्रकृति ही वैसे है, मध्य के गुणों की तरह समान समान है, ठीक है। तो ये पित्त प्रकृति को जल्दी जो है मध्य अतिरेक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आचार्य सुश्रुत अनुसार मास वर्ग इन्होंने बताए हैं, तो टोटल इन्होंने 6 बताए हैं। उसको फिर फर्दर इन्होंने जंगल और अनूप में डिवाइड किया है। तो जो 6 हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, जलेशया, जलेशाय, तो जल में जो रहने वाले हैं फिशेज वगैरह। फिर अनूप आता है जो हमारे अनूप देश में रहते हैं। ग्राम में जो ग्राम में कौन से होते हैं जो लोकल लोग पालते हैं, क्रव्य भुज है, एक शफ है, और जांगलाश जंगल में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये 6 टाइप का इन्होंने डिविजन यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट जो है जंगल के बारे में कहा है, जंगल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है, जनधाला, विष्कर, प्रतुद, गुहाशय, प्रसह्य, पर्णभृत और ग्राम्य, ये सारे इसमें आ रहे हैं। और अनूप के अंदर 5 प्रकार आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कुलचरा, प्लवा, कोशस्थ, पादिम और मत्स्य इसमें आ रहे हैं, ठीक है। मछलियां कहाँ रहेंगी, ज्यादा अनूप देश में रहेंगी, ठीक। तो ये भी फर्दर उन्होंने डिवाइड किए हैं जंगल और अनूप में, जंगल में 8, अनूप में 5। नेक्स्ट देखो, ऋतु के अनुसार भोजन ग्रहण काल जो है आचार्य सुश्रुत ने दिया है कि किस ऋतु में किस समय भोजन करना है। तो हेमंत और शिशिर में कैसा रहता है, ठंडी वाला मौसम है, रात्रि इसमें लंबी रहती है, दिन छोटे होते हैं। तो भोजन कब करना है, प्रातः काल आप भोजन कर लो, क्योंकि रात्रि लंबी है तो खाना पुराना डाइजेस्ट हो गया होगा। ग्रीष्म और प्रावृत में कैसा है, दिन यहाँ पे बड़े होते हैं, तो भोजन को कब करना है, अपराह्न में ग्राह्य होता है भोजन, ये कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिन लंबे हैं, शाम तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा सुबह का खाना। नेक्स्ट देखो, शरद और वसंत में कब भोजन करना है, शरद और वसंत में क्या दिन और रात सेम सेम से रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भोजन मध्याह्न में ग्राह्य है, ये वन टाइम अगर फूड खाना है तो किस किस समय खाना है ये यहाँ पे बता रखा है। अब नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अहंकार के भेद उन्होंने कहे हैं। तो अहंकार के 3 भेद होते हैं, वैकारिक, तेजस, भूत आदि, ठीक है। अब इनसे जो है फर्दर इंद्रियों और पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। तो कैसे कैसे होगी, तो वैकारिक और तेजस से, वैकारिक कैसा होता है हमारा, सात्विक होता है, जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। बाकी तो राजस और तामस है, उसमें तो विकार होता है, लेकिन सत्व में विकार नहीं होता। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि वैकारिक कौन सा है जिसमें विकार हो सकता है, वो हमारा सात्विक है, ठीक है। तेजस कौन सा है, तेजस एक्टिव वाला है हमारा, राजस वाला प्रकृति है, और भूत आदि में तामस प्रकृति आएगा, ठीक है। अभी 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, किससे होती है, वैकारिक और तेजस से होती है। तो उसको कैसे याद रखेंगे, विटामिन 11 से याद रखेंगे, ठीक है, विटामिन 11 से याद रखेंगे। तो 11 से क्या आ जाएगा, 11 इंद्रियां हमारी बनी, और विटामिन से क्या आ जाएगा, वैकारिक और तेजस, ठीक, याद रहेगा। तो सत्व और रजस से हमारी 11 इंद्रियां बन रही हैं। नेक्स्ट देखो, भूतादि और तेजस से क्या बनेगा, पंच तन्मात्रा या पंच महाभूत की उत्पत्ति होगी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बट तन्मात्रा, ठीक है। बट से क्या आ जाएगा, भूतादि और तेजस, ठीक है, भूतादि और तेजस आ जाएगा। तो इसमें पंच तन्मात्रा या पंच महाभूत की उत्पत्ति इनसे होगी, पंच तन्मात्रा से ही पंच महाभूत बनेंगे आगे। तो ये रहा अहंकार भेद आचार्य सुश्रुत के, कहाँ पे बताए हैं ये सुश्रुत शारीर 1 में बताए हैं। नेक्स्ट देखो, महाभूतों और
मानस गुणों में संबंध कैसे कैसे आचार्य सुश्रुत ने बताया है वो यहाँ बता रहे हैं। तो ये भी फर्स्ट चैप्टर में बताया है शारीर स्थान के। तो क्या कहा है, आकाश कैसा होता है, सत्व गुण बहुल होता है। कैसा होता है, सत्व गुण बहुल होता है आकाश। और वायु के लिए क्या कहा है, वायु चलती फिरती बहुत है ना, तो रजोगुण बहुल है। रज का काम भी यही है, चंचल है रज, ठीक है, वो चलता फिरता है, चलने फिरने वाला जो प्रकृति है वो रज का है। अग्नि को कैसे याद करेंगे, अग्नि सर, अग्नि सर, तो सर से सत्व और रज आ जाएगा, ठीक है। और जल सिट, जल, जल को बैठा देंगे, जल सिट, तो सत्व और तम उससे आ जाएगा। और पृथ्वी कैसा रहेगा हमारा, तम गुण बहुल रहेगा, ठीक है। गुरु है ये, एक जगह पे रहता है ये महाभूत, तो कैसा आ जाएगा, पृथ्वी तम गुण बहुल जो है हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट हम देखो इसको साइड में दिया है, सर्व चेष्टा समूह कर, ठीक है। सर्व चेष्टा समूह कर किसके लिए कहा है, वायु के लिए कहा है, वायु भी चेष्टा वाला है। और सर्व द्रव्य समूह कर, द्रव्य है इसमें तो जल ही आएगा, ठीक है। सर्व मूर्त समूह, मूर्त किसमें होता है, पृथ्वी महाभूत का काम है ये, ठीक है। और सर्व छिद्र समूह, छिद्र स्पेस किसमें है, विविधता किसमें है, आकाश में है। इजी है ये चीजें, ठीक है। वहां पे भी हम देखेंगे इसको शारीर स्थान में। आगे आते हैं, भोजन में उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम यहाँ पे बताया है। तो क्या कहा है, पेय, पहले तो पीने वाला है, फिर चाटने वाला लेह है, फिर अक्ष और फिर भक्ष्य लिखा है, ठीक है। अक्ष फिर भक्ष्य लिखा है, ठीक है। फिर वो चबाने वाला जो है यहाँ पे लिखा है, सबसे गुरु क्या होगा, चबाने वाली आइटम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गर्भ का पोषण कैसे होता है। तो गर्भ का पोषण यहाँ पे दो में डिवाइड किया है, जब वो असंजात सार है, ठीक है। 3 मास तक की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, असंजात सार है। उसके बाद उसमें हार्ट डेवलप हो गया, उसके पीडिकाइन पिंडिकाइन डेवलप हो जाते हैं, तो वो संजात सार हो जाता है, ठीक है। तो असंजात सार जब है तब तिर्यकगामी धमनियों के जो आहार रस वो लेके जाती हैं, उसके उपस्नेह से जो है गर्भ का पोषण होता है। तो तिर्यकगामी धमनियां कितनी है, धमनियां कितनी है, 4 है टोटल, ठीक है। तिर्यकगामी, और टोटल धमनियां कितनी होती थी, 24 होती थी, जिसमें से 10 कैसी थी, ऊर्ध्वगामी थी, और 10 कैसी थी, अधोगामी थी। 4 जो है कैसी थी, तिर्यकगामी थी। तो इन्हीं तिर्यकगामी धमनियों से जो आहार रस ले जाया जाता है, उसके उपस्नेह से गर्भ का पोषण होता है। जब वो संजात सार हो जाता है, तो संजात सार में कैसे बोला पोषण होता है, गर्भ नाड़ी या रसवहा के उपस्नेह से क्या होता है, गर्भ का पोषण होता है। आचार्य चरक जब पोषण की बात करते हैं गर्भ की, तो वो कहते हैं उपस्नेह और उपस्वेद दोनों से जो है गर्भ का पोषण होता है। उपस्नेह और उपस्वेद दोनों से ही गर्भ का पोषण होता है। नेक्स्ट देखो, द्वादश प्राण यहाँ पे कहे हैं, तो द्वादश प्राण किसको कहा है, अग्नि, सोम, अनिल, ठीक है। अग्नि, सोम, अनिल आ गया हमारे पास। समझा समझा सा लग रहा है, वात पित्त कफ वाला लग रहा है ना कोई, तो अग्नि, सोम, अनिल यहाँ पे आया। फिर क्या, सत्व रज तम आ गया, ठीक। फिर हमारी क्या आई, पंच इंद्रियां आ गई और भूतात्मा आ गई। तो कितने हो गए, द्वादश प्राण हो गए, 3+3+5, ठीक है। कितना हो गया, 11+1 भूतात्मा, ये हो गए हमारे द्वादश प्राण, ठीक है। द्वादश प्राण जो है ये कहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या रहा है, मेद का अगर मृदुपाक होता है तो क्या बनेगा, शिरा बनेगी, ठीक है। और मेद का ही अगर खरपाक होता है तो क्या बनेगा, स्नायु की उत्पत्ति यहाँ पे होगी, ठीक है। मेद से ही जो है शिरा भी बन रही है, स्नायु भी बन रही है। लेकिन अगर मृदुपाक होता है तो किसकी उत्पत्ति होगी, शिरा की उत्पत्ति होगी। और अगर खरपाक होता है तो स्नायु की उत्पत्ति होती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, दिवा स्वप्न के लिए क्या कहा है, दिवा स्वप्न है सर्वदोष प्रकोपक, प्लस इससे अधर्म भी होता है, ठीक है, प्लस इससे अधर्म भी होता है। आचार्य चरक और वाग्भट क्या कहते हैं, कफ और पित्त जो है ये बढ़ता है दिवा स्वाप से। और रात्रि जागरण कैसा होता है, वात पित्त प्रकोपक, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। वात पित्त प्रकोपक क्या है, रात्रि जागरण है। चरक ने सिर्फ वात प्रकोपक इसको, रात्रि जागरण को बताया है। नेक्स्ट आते हैं, तो कद दोषों की गंभीरता में रक्त मोक्षणार्थ क्रम यहाँ पे बताया है कि कितना डीप जो सीटेड हमारा रण है उसमें रक्त मोक्षण किस किस चीज से करना है। जब हमारा सबसे ज्यादा डीप सीटेड है तो उसमें हम किससे करेंगे, सिरावेद करेंगे वहां पे, ठीक है। सिरावेद से सबसे ज्यादा ब्लड निकलेगा। नेक्स्ट जो है विषाण से करेंगे, फिर तुम्बी से करेंगे, फिर जलौका से, और सबसे लास्ट सबसे कम जो है, अगर कम दोष है तो हम प्रच्छान से क्या करेंगे, रक्त मोक्षण करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सर्वाधिक गहराई में दोष स्थित हैं तो
सीरा वेदन से रक्त मोक्षण हमें करना चाहिए। ठीक है, निमोनिक अगर याद करना हो तो सावित्री जप करके याद कर सकते हैं। सा से सीरा आ जाएगा, वी से विषाण आ जाएगा, त्री से हम तुम भी लेना है, जल से जलौका और प से प्रच्छान आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तो गद दोष की गंभीरता में रक्त मोक्षणार्थ क्रम। नेक्स्ट जो है औषध मात्रा के लिए कह रहे हैं, आचार्य सुश्रुत का दिया है यहाँ पे। तो क्षीरप में जो सिर्फ दूध पी रहा है उसको कितनी हमने औषध देनी है, अंगुली पर्वद्वय। ठीक है, अंगुली पर्वद्वय मात्र जो है उसको हमें औषध देनी है, जो 2 पर्वों में आ सके। क्षीर अन्नाद जो क्षीर और अन्न दोनों ले रहा है उसके लिए कितनी बताई है औषध, कोल अस्थि प्रमाण में बताइए, कितनी बताई है, कोल अस्थि प्रमाण में बताइए। अन्नाद है अब हमारा, अब खाने पीने लग गया है, खाना खा रहा है, तो उसको कोल प्रमाण में देंगे। ठीक है, क्षीर अन्नाद में कोल अस्थि के प्रमाण की थी, अब ये अन्नाद हो गया है तो पूरे कोल के प्रमाण की ही हमें उसको औषध देनी है। ठीक, अब यहाँ पे आगे जो है व्रण के लक्षण के बारे में बताया है। तो वातिज व्रण हमें कैसा दिखेगा, कृष्ण वर्ण दिखेगा। पैतिक व्रण कैसा दिखेगा, किंशुकोदकाभ, किंशुकोदकाभ दिखेगा, किंशुकोदक की तरह दिखेगा और उष्ण स्त्रावी होगा, उसमें स्त्राव कैसा निकलेगा, उष्ण निकलेगा। कफज व्रण की बात करेंगे तो प्रतत चंड कंडू बहुल उसको कहा है, बहुत उसमें खुजली होगी, ये हमारा कैसा है, कफज व्रण है। रक्तज व्रण की बात करेंगे तो प्रवाल दल नीचे प्रकाशम बोला है इसे, प्रवाल दल नीचे प्रकाशम कैसा होता है, प्रवाल रेडिश कलर का होता है तो उसको प्रवाल दल नीचे प्रकाशम कहा है। और क्या कहा है, तुरंग गंधी कहा है, तुरंग गंधी कहा है। पित्त और रक्तज व्रण जो होता है वो कैसा होता है, घृतमंडाभ होता है और मीन धावन तोय गंधी। ठीक है, मछली को धोने पर जो तोय निकलता है, पानी निकलता है, उसकी गंध का जो है पित्त और रक्तज व्रण होता है। तो ये रहे हमारे पेज नंबर 46 47। ठीक, यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं, अच्छे से आपने इनको करना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पारिक में सारे ही वन लाइनर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको ठीक लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और साथ में पढ़िए, आपको ज्यादा याद रहेगा क्योंकि एक दूसरे के साथ निमोनिक भी अच्छे बन जाते हैं। तो एलादिगण यहाँ पे क्या था, विषनाशक था, त्रपोआदिगण शर्करा नाशक था, मुष्कादिगण भी शर्करा नाशक है, उष्कादिगण वीतरवादी के गण के जैसा जैसा है, अश्मयी शर्करा मूत्र नाशक है, आम्लक्यादिगण हमारा नेत्र रोग नाशक था और सुसादिगण कैसा था, प्रतिशाय काश श्वास नाशक था। यहाँ पे विशिष्ट मात्राएं दी है मध्यम बल वाले रोगी के लिए और मध्यम बल व्याधि के लिए। तो क्वाथ एक अंजलि प्रमाण है, चूर्ण जो है वो विडाल पदक है, कल्क एक अक्ष प्रमाण है। नेक्स्ट हमारे पास कर्मानुसार महाभूत कहे हैं, वमन विरेचन का तो हमें पता है, विरेचन में कैसे आएंगे, जिनकी अधोगति होगी, पृथ्वी जल, वमन में ऊर्ध्वगति वाले वायु अग्नि आकाश, संशमन किसमें कौन सा महाभूत इसमें प्रधान रहता है, आकाश, संग्राही में वायु, दीपन में अग्नि, लेखन में अनल अनिल, वायु और अग्नि जो है वो प्रधान है। विरेचनार्थ जो श्रेष्ठ बताया है, मूल किसका श्रेष्ठ है, अरुण त्रिवेद का, फल किसका श्रेष्ठ है, हरितकी का, दुग्ध किसका श्रेष्ठ है, स्नूही का, त्वक किसकी श्रेष्ठ है, तिलवक की, तैल किसका श्रेष्ठ है, एरंड का और स्वरस किसका श्रेष्ठ है, कारविल्ल का, स्वरस जो है वो श्रेष्ठ कहा है। नेक्स्ट हमारे पास अलग अलग ऋतुओं में कौन सा जल ग्राह्य है ये बताया है। वर्षा ऋतु में औद्भिद जल जो है वो लेना है, प्रावृत में चौंटे का जल लेना है और हेमंत ऋतु में सरोवर का जल, और शरद ऋतु में सारे ही जल ग्राह्य हैं। मध्य अतिरिक्त किसको सबसे ज्यादा मत चढ़ता है, पित्त प्रकृति वाले को सबसे जल्दी जो है मत चढ़ता है। ठीक है, पित्त प्रकृति वाले को सबसे जल्दी जो है वो मद चढ़ता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। और क्या हमने देखा मासर कितने हैं, आचार्य सुश्रुत के 6 हैं और उसमें फिर फर्दर 2 टाइप किसके हैं, जांगल और आनोक के। जांगल कितने हो गए, 8 हो गए और आनोक कितने हैं, 5 है। ठीक है, ऋतु के अनुसार भोजन ग्रहण काल इन्होंने बताया है। ठंडी वाली ऋतु है हेमंत शिशिर में अर्ली मॉर्निंग में खा लो क्योंकि रात्रि लंबी है, और गर्मी वाले टाइम पे ग्रीष्म और प्रावृत में अपराह्न में खाना खा लो। शरद और बसंत में कब कहा है, दिन रात समान है उसमें मध्याह्न में भोजन कर लो। ठीक है, अहंकार के भेद हमने देखे, वैकारिक, तेजस, भूत आदि। तो विटामिन 11, ठीक है, वैकारिक और तेजस से इंद्रियां बनेंगी और बट पंच तन्मात्रा, बट तन्मात्रा, तो भूत आदि और तेजस से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होगी। फिर हमने देखा कि मानस गुणों का संबंध किसके साथ, महाभूतों के साथ। आकाश जो है सत्व बहुल है, वायु रजो बहुल है, अग्नि सत्व रज बहुल। आप सिट जल के लिए क्या कहा है, सत्व और तम, और पृथ्वी तो तमोगुण महान है, तमोगुण बहुल है। और फिर क्या है, हमारे सर्वचेष्टा समूह कर कौन है, वायु है, सर्वद्रव्य समूह कर जल है, सर्वमूर्त समूह कर पृथ्वी है और सर्वछिद्र समूह कौन है, विविधता वाला ये आकाश है।
भोजन में जब उत्तर उत्तर गुरुता का क्रम लिखा तो हमने क्या कहा यहाँ पे, पेय अक्षभक्ष कहा है। गर्भ का पोषण हम कह रहे हैं संजात सार अवस्था में तीव्रगामी धमनियों के उपस्नेह से हो रहा है, और संजात सार अवस्था में रसवहा के या गर्भ नाड़ी के उपस्नेह से हो रहा है। आचार्य चरक क्या कहते हैं, उपस्नेह और उपस्वेद दोनों से जो है गर्भ का पोषण होता है। द्वादश प्राण किसको कहा है, अग्निसोमन, ठीक है, अग्निसोमन और सत्वरजतम प्लस पंचेंद्रियां हमारी आ गई, और भूतात्मा जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, द्वादश प्राण बनाते हैं, द्वादश प्राण बनाते हैं। मेद का मृदुपाक होता है तो शिरा की उत्पत्ति होती है, मेद का थरपाक होता है तो स्नायु की उत्पत्ति होती है। विवाह स्वप्न अगर कोई बंदा करता है तो उसका सर्वदोष प्रकोप होता है और अधर्म भी होता है। और रात्रि जागरण से क्या होगा, वात पित्त का प्रकोप होगा। आचार्य चरक क्या कहते हैं, दिवा स्वप्न से क्या होगा, कफ और पित्त का प्रकोप होगा, ठीक है, और रात्रि जागरण से वात का प्रकोप होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, त्वचागत दोष की गंभीरता के अकॉर्डिंग रक्तमोक्षण का क्रम हमने देखा। सावित्री जब से इसको आप याद कर सकते हो, सिरा जो है सबसे डीप सिटेड जो गहराई में हमारे दोष हैं तो उनको निकालेगी। विषाण जो है उसके बाद आएगा, फिर तुम्बी, फिर जलौ का, फिर पृच्छान। नेक्स्ट हमारे पास है औषध की मात्रा। तो क्षीरक के लिए औषध की मात्रा कितनी देनी है, अंगुली पर उदय पर आ सकने वाली मात्रा देनी है। क्षीरानाथ के लिए कोलस्थी प्रमाण में देनी है, और अन्नाथ के लिए कोल प्रमाण में मात्रा देनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वातज व्रण के लक्षण कैसे हैं, कृष्णवर्णी है, पैतृक व्रण कैसा है, कीशु कोलताप और उष्ण स्रावी है। कवच व्रण प्रतचंड कंडू बहुल इसको कहा है, खुजली वाला है ज्यादा। और रक्तज व्रण कैसा है, प्रवाल दल नीचे प्रकाशन उसको कहा है, प्रवाल दल नीचे प्रकाशन कहा है। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, बार बार ये लेक्चर्स देखिए तो आपको और अच्छे से ही याद हो जाएगा।